Hello everyone, I am going to start from where we have stopped yesterday. कल हम आपको कार्बोनिल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने दिखाया था और उसमें हमने ये देखा था कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो आपका नॉन बॉन्डिंग वाला था सिग्मा 3 Nb जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन थे। और उसके बाद जब आपके एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स थे वो सब के सब क्या थे, एम्प्टी थे। ठीक है, ये जो मैंने कल यहाँ बनाया था वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला नॉन बॉन्डिंग है, उसके बाद आपका सिग्मा 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके ये पाई वाले हो गए और ये आपका ऊपर का नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, इसके थ्रू मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताया था। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2। ठीक है, तो इसमें हम नॉन बॉन्डिंग को नहीं कंसिडर करेंगे। तो अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखें और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखें तो उसके अकॉर्डिंग 8-2/2 यानी कि CO का हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। ठीक है, इतना बताया था हमने। एक बात और बताई थी, जो मेटल कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए CO जो आपका है अपने फिल्ड हाईएस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देकर मेटल को सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे कि ये वाले जो बॉन्डिंग है ये तो खैर CO है, M और C के बीच में ये जो बॉन्डिंग आप देख रहे हैं ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। तो MCO सिग्मा बॉन्ड जो MC के बीच में फॉर्म हो रहा है मेटल और कार्बोनिल। मेटल का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यूज हो रहा है जो कि जनरली एम्प्टी होता है। कल मैंने बताया था N-1 D NS और NP, ये आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हैं। ट्रांजिशन मेटल की हम बात कर रहे हैं। उनसे इलेक्ट्रॉन देकर आपका कार्बोनिल जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। मैंने ये भी कहा था कि ये जो आपका ट्रांजिशन मेटल है इसके डी पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, वो नॉन बॉन्डिंग की तरह काम करते हैं और वो फिल्ड होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास फिल्ड इलेक्ट्रॉन इनके डी पाई ऑर्बिटल में है वो इलेक्ट्रॉन मेटल क्या करता है, कार्बोनिल को वापस करता है और इसको हम कहते हैं पाई बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, माने बैक पाई बॉन्डिंग हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ जाता है? वो कार्बोनिल के इसके बाद आपका पाई 3 स्टार पाई 4 स्टार कार्बोनिल का जो है वो पाई ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग वाला पाई ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, खाली रहता है। तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन वापस से देता है कार्बोनिल को वो कार्बोनिल के एंटी ऑर्बिटल में जाता है। मैंने एक बात फिर बताया आपको कि ये जो प्रोसेस होता है बैक पाई बॉन्डिंग का, इसके वजह से MC बॉन्ड जो होते हैं आपके वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाले हो जाते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए मेटल कोई भी बॉन्ड जब बहुत स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है तो उसकी लेंथ जो होते हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब कि जो मेटल है और जो कार्बोनिल है वो आपके काफ़ी पास आ जाते हैं। मेटल और कार्बोनिल का जो सिग्मा बॉन्ड है ये दोनों काफ़ी पास आ जाते हैं। जितना ज़्यादा ये बैक पाई बॉन्डिंग करेगा कार्बोनिल को उतना ही ज़्यादा मेटल कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है सिग्मा बॉन्डिंग वो क्लोज़र हो जाएंगे, दोनों मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आएंगे तो MC जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए हम, हाँ ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि जो डी पाई पाई स्टार का क्या मतलब है। ये डी पाई आपका मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल है और ये पाई स्टार आपका कार्बोनिल का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि खाली है। ठीक है,
तो डी पाई पाई स्टार बॉन्डिंग मतलब बैक पाई बॉन्डिंग की बात करते हैं। डी पाई पाई स्टार बॉन्डिंग जितनी अच्छी होती है, मेटल कार्बोनिल काफ़ी क्लोज आते हैं आपस में। जितना क्लोज आएंगे तो एमसी बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखिए कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए आप लोग। एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजेस। क्या मतलब है इसका? मीन्स एमसी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एमसी बॉन्ड विल इंक्रीज। ये सब बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हाँ, और एक और, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जब भी कभी आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ज़्यादा होता है, इंक्रीज करता है, तो जो बॉन्ड का लेंथ होता है वो क्या होता है? वो घटता है। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता जाएगा तब उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो हमेशा ऑलवेज इस बात को याद रखिए, मेमोराइज कर लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हम फिलहाल आपसे एमसी के बारे में, एम मेटल और सी मीन्स कार्बोनिल का कार्बन, ठीक है, एमसी की जो बीच में बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, हम उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, एमसी बॉन्ड में जितना अच्छा बैक पाई बॉन्डिंग होगा उतनी ही अच्छी बॉन्ड के स्ट्रेंथ होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ओके, और बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ ऑर्डर इंक्रीज करेगा, लेकिन बॉन्ड का जो लेंथ है वो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में क्या चीज़ है? देखो कोई बॉन्ड जितनी लंबी होगी उतनी आसानी से टूट जाएगी, ठीक है, उतनी वो कमज़ोर होगी। और कोई बॉन्ड जितनी छोटी होगी उतना ही उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो मैं एक टर्म लिखी हूँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन। देखिए आप लोगों ने अभी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और ये आपका है जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम मेज़र करते हैं पर सेंटीमीटर में। ठीक है, पर सेंटीमीटर में जब हम फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं तो इसको वेव नंबर भी कहा जाता है, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी को अगर हम पर सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं तो उसको हम वेव नंबर कहते हैं, जो कि यही चीज़ होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की आती है अगर उसका रिवर्स कर दें तो वो हम उसको इस तरीके से दर्शाएंगे और वो हमारा वेव नंबर कहलाता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू, ये इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, 1/2 पाई इज इक्वल टू रूट के अपॉन म्यू, जहाँ पे के आपका क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, और म्यू क्या है? म्यू आपका रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास। म्यू निकालते हैं कैसे हम लोग? 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m। ये सब मतलब थोड़ा बताना पड़ रहा है मुझे बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। प्रॉब्लम जो बनते हैं वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा बनते हैं, इस पर थोड़ा सा, इसलिए हमको इसका बैकग्राउंड बताना पड़ रहा है। अदरवाइज दिस इज़ इन योर कोर्स में है, आपके थर्ड सेमेस्टर में होगा ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें भी आप लोग पढ़ोगे इसको। ठीक है,
तो रिड्यूस्ड मास क्या होता है, 1/m1 + 1/m2, मतलब म्यू इज इक्वल टू होता है m1 × m2/m1 + m2। ठीक है, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स हैं जितने भी हैं, उसमें हम लोग जब निकालते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अभी इतना बताना है हमको कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस्ड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हम लोग जब मेज़र करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब हम लोग मेज़र करते हैं तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? मेरे कहने का मतलब कि देखिए, जब कोई बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड किसी भी फैक्टर से शॉर्ट होते जा रहा है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा आना मतलब ज़्यादा एनर्जी लगना, ज़्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी लग रहा है। समझ में आ रहा है? वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाइब्रेशंस ऑफ बॉन्ड होते हैं। हम ये जो हमारे बॉन्ड होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन से तो बनते हैं। अगर हम एमसीओ के बारे में, ये बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, तो वन बॉन्ड इज मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी आपके वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं। जब हम प्रॉपर फ्रीक्वेंसी देते हैं उसको, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट लेवल से हायर स्टेट लेवल पे जाता है। कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल 0 से वाइब्रेशनल 1 पे जाता है, और जब रिटर्न करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो हमारा स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लेता है। ओके, दिस इज द फेनोमेना, जैसे हमारा काम होता है इसमें। स्पेक्ट्रा हमारा रिकॉर्ड कर लेता है, तो रिकॉर्ड कर जैसे कि हमारा जो सीओ है, फ्री सीओ, केवल कार्बोनिल की बात करें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी है, 2140 पर सेंटीमीटर। फ्री है, मतलब कोई मेटल से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हुआ है। तो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर सेंटीमीटर में 2140 आता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो पाई आप लोगों को जितना मैंने बताया है अभी? प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिए मुझे। यस मैम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब ये तो एक बात देखिए, समझ जाइए आप लोग, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कब? जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, और बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, घटता है। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे देखिए, हम आपसे क्या बोले, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। दैट इज़ वाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसमें, तो कोई भी फैक्टर जो बॉन्ड को स्ट्रेंथ देगा, वो फैक्टर हमारे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। ओके, ये मेरे कहने का मतलब था। तो इसलिए यहाँ मैंने लिखा कि एमसी जो बॉन्ड है आपका, एमसी बॉन्ड जो कि डी पाई स्टार बैक पाई बॉन्डिंग से हो रहा है, जितना ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगा उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल एमसी बॉन्ड का होगा, और ये सारे फैक्टर्स उसमें आएंगे, इसको नोट कर लीजिए, और एमसी बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने अभी की वो सब केवल एमसी के बारे में बताया। ठीक है, मतलब मेटल, ट्रांजिशन मेटल आपका और कार्बोनिल के बीच में जो बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ सी ने इलेक्ट्रॉन देके मेटल से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। थोड़ा सा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देके अपना, इसमें का इलेक्ट्रॉन देके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। फिर क्या हुआ, फिर मेटल ने अपने फिल्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल डी पाई ऑर्बिटल से कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है, इनके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सीओ के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या किया, वापस किया। तो दिस इज लाइक, मतलब इनकी पॉजिटिविटी थोड़ी जो बन रही थी वो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से पाई बॉन्ड बन जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सारी जो बातें हुई अभी वो मेटल कार्बोनिल के बारे में हुआ। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सीओ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सीओ ऐसे आज़ाद रहता तब क्या होता, सीओ जो कॉम्प्लेक्स मेटल से बना ले रहा है तब इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बैक पाई बॉन्डिंग का इफ़ेक्ट सीओ पे क्या पड़ रहा है। ओके, तो
तो अब हम ये सब चीजें आप लोग मैम नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। मैम ये मतलब जो मेटल है वो अपना जो डी बाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो वन पेयर करता है या फिर टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स? इस तरह समझ रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन उसके, मतलब ऐसा भी कोई फैक्टर जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ना, तो उतनी ही ज्यादा वो बैक पाई बॉन्डिंग करेगा। इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन देता है कि दो इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नहीं पढ़ते हैं बेंजीन रिंग पर कि वो इलेक्ट्रॉन अपना देने लगता है, रिलीज करता है, तो उसमें हम मेजर थोड़ी ना करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वी कांट मेजर इट ना। तो बिल्कुल उसी तरह से वही केस इसमें भी अप्लाई होता है। अगर ज्यादा कोई ऐसा फैक्टर, मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसा फैक्टर जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, तो मेटल क्या करेगा, उतना ही ज्यादा वो बैक पाई बॉन्डिंग करके उसको सीओ को वापस करने लगेगा, रिलीज करने, सीओ को देने लगेगा। जितना ज्यादा ये सीओ को देगा, फिर उसकी जो बॉन्डिंग है वो और तगड़ी होती जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? ये कोई फिक्स नहीं है। अभी तो और भी बताएंगे कि कैसे लिगेंड्स लगते हैं, कि क्या लगता है कि वो आपका इलेक्ट्रॉन, मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने केवल अभी एमसी बॉन्ड की बात की है। तो एमसी बॉन्ड का क्या इफेक्ट होता है बैक पाई बॉन्डिंग से, ये तो सारी बातें क्लियर हो गई ना, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स बनेंगे तो कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं कि सीओ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए पहली चीज, सीओ जहां फ्री है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, क्योंकि सीओ जो फ्री होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, थ्री होता है ना। अब आप सोचिए कि जो बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है एम से सीओ में, तो सीओ के किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन जाता है, एंटी बॉन्डिंग में जाता है ना। सीओ के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। अब आप सोचिए कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में से हम जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन माइनस करके बाई टू करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा कि बढ़ेगा, बोलिए। ओके, मेरे कहने का मतलब, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट किया कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे, 8 थे, एंटी बॉन्डिंग में कितना था, 2 था। ठीक है, 8 माइनस 2/2 करके हमने ये निकाल दिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारा बैक पाई बॉन्डिंग में जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल के, इसके बाद में जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं इसमें जाता है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल देगा वो किसमें जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो अगर हमारा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देख लीजिए, घटेगा ना, यही मैं पूछ रही हूँ। ओके, बढ़ जाएगा एंटी बॉन्डिंग के, हाँ एग्जैक्टली यही बात है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो देगा तो वो आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएगा, क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग वाले ही ऑर्बिटल्स जो हैं वो खाली हैं। चाहे हम पाई 1 पाई 3 पाई 4 स्टार की बात करें, या इसके ऊपर जो सिग्मा 4 स्टार होगा वो भी आपका एंटी बॉन्डिंग में आता है। तो मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, जितना आएगा वो कहाँ जाएगा, वो एंटी बॉन्डिंग में जाने वाला है। तो जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो घटेगा। ओके, तो अभी तक हम जो एमसी बॉन्ड की बात कर रहे थे, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोनिल। कार्बोनिल पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, कार्बोनिल के बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों होगा वहां समझा दिया मैंने, आपने खुद आंसर दिया। क्यों डिक्रीज होगा, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमें घटाना पड़ेगा, वो बल्कि माइनस में चला जाएगा, थ्री से तो कम ही होना है, इतना क्लियर है। तो बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज, bond strength will also decrease, bond length will increase, and stretching frequency of carbonyl will decrease। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? देखिए जो क्वेश्चंस इसमें बनेंगे आपके, कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, ठीक है, 5-6 कॉम्प्लेक्स दे दिया, बोलेगा अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, और या फिर
arrange it according to the decreasing tendency of bond length of carbonyl. तो प्रॉब्लम जो बनता है, हम प्रॉब्लम भी करवाएंगे 2 4 5 आपसे, पहले इसकी थ्योरेटिकली चीजें पता होनी चाहिए आपको, इसलिए इसका बेस बता रहे हैं अभी आप लोगों को हम। इसमें ये भी हमको ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है। देखिए, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिए, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड एंड कार्बोनिल जो है बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है कि नहीं? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मेरे कहने का मतलब कि दोनों उल्टा उल्टा चल रहा है। जो जो चीज एमसी के लिए अच्छा है, जो जो चीज एमसी बॉन्ड को स्ट्रेंथ देगा, बढ़ाएगा, बेटर स्टेबल करेगा, वो सारे फैक्टर्स कार्बोनिल के बॉन्ड स्ट्रेंथ को घटाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घटाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ाएगा और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? घटाएगा। बात क्लियर है? जिस जिस फैक्टर से हमारा मेटल कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये इसकी बात करें, जो फैक्टर्स मेटल कार्बोनिल के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, वही फैक्टर्स हमारा सी, अगर हम जब सीओ का पूछेगा तो जस्ट आंसर उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्वेश्चन किसके हिसाब से पूछ रहा है? क्वेश्चन एमसी का पूछेगा तो वी हैव टू, मतलब तब फैक्टर्स को हमको इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन हमारा कार्बोनिल पे पूछ दिया कि फलाना फलाना कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको और पूछ रहा है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तो इसमें हमें और मेहनत नहीं करना है, ये इतनी ही चीजें आपको देखिए याद रखनी है। ओके, कार्बोनिल स्मिक के केस में हमने क्या देखा कि बैक पाई बॉन्डिंग जो हो रहा है, ठीक है, बैक पाई बॉन्डिंग जो हो रही है आपकी, वो सीओ के लिए क्या करता है? बॉन्ड ऑर्डर घटा देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा देता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ा देता है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को भी घटा देता है, ठीक है। देखिए, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, मतलब डायरेक्टली क्या कहें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लेंथ बॉन्ड की बढ़ती है ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटती है, और लेंथ बॉन्ड की जितनी छोटी होती जाती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखिए, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम बाहर से एनर्जी देते हैं मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होने के लिए। जितना छोटा बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमें वेवलेंथ का देना पड़ेगा, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए। तो देखिए ना, यहाँ पे 2140 है ना इसका सीओ का, ये घट जाएगा। अभी एक कॉम्प्लेक्स हम देते हैं, उसमें आप देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो थोड़ा फैक्टर्स का बात कर लेते हैं एक बार, चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो एक चीज इसमें और नोट करने वाली है, एक तो ये पॉइंट सब नोट होने चाहिए आपको, और यही चीजें जो मैंने आपको एमसी बॉन्ड के लिए भी लिखवाया था वो भी नोट कर लीजिएगा। और एक और चीज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि एनी फैक्टर विच increases electron on metal will increase electron transfer to pi star of carbonyl, ठीक है, thus will decrease stretching frequency of carbonyl। क्लियर है ये पॉइंट ना? अभी मैं फैक्टर्स बताने वाली हूँ, नेक्स्ट जो बताऊंगी वो फैक्टर्स ही बताऊंगी, कि मतलब एग्जांपल्स देंगे कि कैसे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो कोई भी ऐसे फैक्टर, ऐसे लीगेंड जो आपका इलेक्ट्रॉन मेटल पे बढ़ा दे, मेटल पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे, वो डी पाई पाई स्टार का जो बॉन्डिंग है, या हम कहेंगे बैक ट्रांसफर है, वो इंक्रीज करेगा। जितना इंक्रीज करेगा उतना ही आपका सीओ का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? वो घट जाएगी। तो इंपॉर्टेंट इज एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन, दिस विच, यही हम लोगों को ध्यान देना है, फैक्टर्स ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, एक बात हम बता दें जो मैंने बताना मैं भूल गई थी, ये जो एम और सीओ जो बैक पाई बॉन्डिंग होती है,
इसको हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। ये टर्म मैं भूल गई थी बताना। सिनर्जिक इफेक्ट मतलब ये कि जितना ही ज्यादा मेटल अपने डी पाई से इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर करता है, जितना ही ज्यादा उतनी ही ज्यादा आपके एमसी जो है वो पास आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। एक दूसरे का हेल्प करना, समझ रहे हो? जितना वो इलेक्ट्रॉन दिया कार्बोनिल को उतना ही आपके कार्बोनिल क्या आ रहा है, एम के क्लोज आ रहा है, इसीलिए तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। ये मैं यहाँ ये टर्म पिछले मतलब अभी जो उसके पहले बताया था उसमें बताना चाहिए था मुझे, मैं भूल गई बताना आप लोगों को। ये टर्म है सिनर्जिक इफेक्ट। क्या है सिनर्जिक इफेक्ट? सिनर्जिक इफेक्ट अगर कोई पूछ दे तो मेटल जो अपना बैक पाई बॉन्डिंग करता है कार्बोनिल में, उस बैक पाई बॉन्डिंग से कार्बोनिल और मेटल दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आ जाने से बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है एंड दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। ओके, अब कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम फैक्टर्स पे आएंगे ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए, ये 3 कॉम्प्लेक्स मैंने दिया आपको। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये आपके, ठीक है? निकेल का है और कोबाल्ट का है और आयरन का है। अब हमको बताइए आप, अगर हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल कंपेयर करें, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? अरेंज करने को पूछ दिया। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। What will be the order of stretching frequency among these 3 complexes? इलेक्ट्रॉन हम पहले देख लें। निकल D8 होता है, कोबाल्ट आपका D7 होता है, लेकिन क्योंकि एक माइनस चार्ज लगा है उसको मिल जाएगा, तो ये भी D8 हो गया। आयरन D6 होता है लेकिन -2 मिल गया इसको, तो ये भी क्या हो गया, D8। तो एक तरह से कहें तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन ऑल। अब देखिए, ऐसे जब कॉम्प्लेक्स मिलते हैं तो पहली चीज, नेगेटिव चार्ज क्या दर्शाता है? नेगेटिव चार्ज ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन मेटल पे, हमारे जो मेटल है उस पे ज्यादा है ना? यही तो बताता है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हो तो जो न्यूट्रल वाला है, जैसे कि दिस वन, इसका कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। देन कम्स 1 माइनस वाला, उसके बाद 2 माइनस वाले की सबसे कम होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है? कार्बोनिल की बात करें तब। वही अगर एमसी की बात करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम पूछे उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि पूछ किसका रहा है। एक और बात बता दूं, अगर ये तो आपका सिंपल है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो वो न्यूट्रल वाले के और पहले हो जाएगा। देखिए क्या बात है इसमें, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिले अगर आपको तो जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब कि हमारे मेटल पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने क्या कहा था, ऊपर क्या पॉइंट लिखा है, एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल विल इंक्रीज बैक पाई बॉन्डिंग ऑन कार्बोनिल, ठीक है? तो जहां नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा लगेगा हमारे मेटल के पास, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए कि बढ़ गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सीओ में भी बढ़ जाएगा। सीओ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बढ़ जाएगा तो सीओ की क्या होगा, सीओ का तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटने लगेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और जो स्ट्रेंथ है आपकी वो घटेगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो इसी वजह से हमने, जब हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल की बात करते हैं तो जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, उसके बाद उससे कम आपका एक सिंगल वाला और उसके बाद आपका न्यूट्रल वाला। ये आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, इतना पहले बताइए हमें। इज दिस प्रॉब्लम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया ये आराम से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें?
ओके अब देखिए क्वेश्चंस भी कैसे चेंज होते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, जनरली आपका सीओ का पूछता है, जनरली कभी कभी क्या पूछ देता है कि बॉन्ड लेंथ पूछ देता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ के ऑर्डर बताइए। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनिल का अगर ऑर्डर पूछे तब ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, जब क्योंकि हमको मालूम है कि जो बॉन्ड लेंथ है आपका वो क्या हो रहा है, वो हमको बड़ा वाला सबसे पहले दिखाना है। सबसे ज्यादा लंबा बॉन्ड किसमें होगा, 2- वाले में होगा, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया है आप लोगों को अब। और एक एग्जांपल है, हाँ ये भी दिखा देती हूँ। तो एक पार्ट ये हमने लिखा, एक चीज और कि एनी फैक्टर विच डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल क्या करेगा तब, विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू पाई स्टार ऑफ सीयू। तो क्या करेगा ये, thus will increase stretching frequency of carbonyl। ठीक है, सॉरी। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिस वन, इस क्वेश्चन को देखिए, वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है और मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है इसमें। सॉरी, एक पे देखिए माइनस चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इससे प्लस चार्ज है। अब आप बताइए कि अगर हमको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल अरेंज करना है तो किसमें सबसे ज्यादा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा हमारा पॉजिटिव वाला आएगा, उसके बाद दिस न्यूट्रल वाला आएगा, हाँ इसके बाद आपका सबसे कम जो होगा वो नेगेटिव चार्ज में। रीजन सबको पता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो घटा देगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन घटा देगा आपका, हाँ, और जो नेगेटिव वाला है वो क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखिए इस तरीके से डिपेंड कर रही है, पॉजिटिव वाले का 20-90 है, और अगर इसी में आपको सीओ दे दे केवल, तो एक सीओ भी दे दे तो सबसे आगे सीओ हो जाएगा, है ना। ओके छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी हैं थोड़े थोड़े, उसके बाद फैक्टर्स का। देखिए ये भी है, तो इसमें भी कैसे करेंगे, रुकिए इसमें और भी प्रॉब्लम्स है। MnCO6 प्लस, MnCO6 प्लस TiCO, ये देखिए ये है आपके कंपाउंड, सॉरी 2- है ना, ये है CO है, वैनेडियम का हेक्सा कार्बोनिल है,
एक नेगेटिव चार्ज लगा है, क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड है, न्यूट्रल है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज मैंगनीज का है और ये टाइटेनियम का है। अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो सबके में कितने होंगे, ये D4 होगा, D3 है प्लस एक हो जाएगा D4 हो जाएगा, ये वाला इसमें D4 होता ही है, D5 होता है और 4s1 हो जाता है, यही ना। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपका हाँ D4 ही, मतलब देखिए लिखते समय हम लोग लिखते वैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन अब ऐसे याद करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो लूज कर जाता है बनाने में कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस केस में भी देखिए ये D5 होता है लेकिन एक पॉजिटिव है तो D4 हो जाएगा, और ये आपका होता है D2 होता है और 2 M नेगेटिव है तो D4 ही, मतलब सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एक तरह से, ठीक है। तो इसको अरेंज करेंगे तो बताइए फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, CO, ओके, उसके बाद हाँ मैंगनीज आएगा, उसके बाद आफ्टर दैट यस वेरी गुड, हाँ न्यूट्रल वाला आपका क्रोमियम आएगा, उसके बाद वनेडियम, यस सिंगल नेगेटिव चार्ज है, और इसके बाद आपका टाइटेनियम, क्योंकि इस पे 2 नेगेटिव है। तो जितना देखिए चार्ज देखिए, देखते रहिए आप लोग सब लोग, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हम उसको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। अभी हम केवल देखिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल की बात कर रहे हैं। ये भी दिमाग में याद रखिए कि क्वेश्चन हमको अच्छे से पढ़ के करना होगा, जब भी प्रॉब्लम कभी आप इसका देखेंगे। अगर मैंने ये आपको पढ़ा दिया इतना, अभी आगे लिगेंड्स के बारे में पढ़ाना है, क्योंकि देखिए ये सब जितने भी कॉम्प्लेक्सेस का मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, ये प्योर CO है ना। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं जैसे कि ये देखिए, ये देखिए इसमें CO4 है, बाकी जो 2 CO को हम किसी दूसरे लिगेंड से रिप्लेस कर दिए, है ना। इस टाइप का भी एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। तो अब जब हम आपको, अभी देखिए केवल 10 मिनट रह गया है, वैसे भी कट ही जाएगा मुझे लग रहा है थोड़ी देर में, इसलिए मैं नहीं शुरू कर रही हूँ उसको, ठीक है। इतना समझ में आ गया है तो वो वाला ज्यादा कठिन नहीं है, वो बहुत सिंपल है। लेकिन हम थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये तो बात क्लियर है कि कोई फैक्टर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसी से हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिपेंड हो रही है, ठीक है। अब हम एक और चीज देखते हैं कि हमारा जो ये कार्बोनिल है, ठीक है, और मान लीजिए कि 2 लिगेंड लग गए। अब ये डिपेंड करता है कि जो लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है या सिग्मा डोनर लिगेंड है। 2 किस्म के लिगेंड होते हैं, 2 टाइप के लिगेंड्स होते हैं। एक होता है पाई एक्सेप्टर, जिसके d ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले सकते हैं, खींच सकते हैं, वैसे लिगेंड होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं सिग्मा डोनर, जिनके पास खींचने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप सोचिए, ऐसे लिगेंड अगर इसमें लगे हैं, पाई एक्सेप्टर वाले लिगेंड, मान लीजिए कि अगर हम एक ही की बात करते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ 5 हो गया, ठीक है।